Hello students, welcome to my YouTube channel Math Sider. Myself Dr. कविता गुप्ता. बच्चों ये मेरा वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर चल रहा है जिसका आज लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें मैं आपको स्टोक्स थ्योरम पढ़ाऊंगी. बेटा दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ स्टोक्स थ्योरम ऑफ वेक्टर कैलकुलस. आपने इससे पहले ग्रीन्स थ्योरम भी करी थी, आज करेंगे स्टोक्स थ्योरम. तो देखें बच्चों क्या होती है स्टोक्स थ्योरम. देखो बेटा, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल. अब आप इस चैप्टर में लाइन इंटीग्रल निकालना भी सीख चुके हो और सरफेस इंटीग्रल भी निकालना सीख चुके हो. ठीक है, तो कई बार हम देखते हैं कि लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए अगर हम स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करें, मतलब सरफेस इंटीग्रल के थ्रू निकालें, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है. और लाइन इंटीग्रल से वो बहुत लंबा होता है. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आराम से हमारे से सॉल्व होगा. स्टोक्स थ्योरम से सॉल्व होगा या प्रॉपर नॉर्मल लाइन इंटीग्रल जैसे सॉल्व करना सिखाया उससे सॉल्व होगा. तो देखो क्या है इसकी स्टेटमेंट. इफ एस इज अ स्मूथ मतलब डिफरेंशिएबल ओरिएंटेड सरफेस बाउंडेड बाय अ कर्व सी, और f जो है वेक्टर फील्ड की फॉर्म में आपको दे रखा है, f इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k बी एनी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन. देन देखो ये लाइन इंटीग्रल है, fdr फॉर्म का होता है लाइन इंटीग्रल. ठीक है, दिस इज इक्वल टू कर्ल एफ डॉट एन इंटू डी एस. देखो एन क्या है, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल. और कर्ल एफ कैसे निकालते हैं, आप सबको पता है कर्ल एफ कैसे निकालते हैं. देखो बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने सरफेस इंटीग्रल निकाला था वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, उसमें एफ एन डी एस निकाला था. वहीं से एक्सप्रेशन याद करो, एफ की जगह आप क्या ले लेना है मुझे, कर्ल एफ. ठीक है, तो जो लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया मैंने सारा काम एफ एन डी एस निकालने का, उसमें बस एफ की जगह आप कर्ल एफ ले लो, बाकी सारा आपका सेम रहेगा. तो आप सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन डी एस से निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल एफ डी आर, लाइन इंटीग्रल निकल आएगा. और इसकी एक फॉर्म ये भी है कर्ल एफ डॉट डी एस. ठीक है, तो बेटा देखो जैसे वहाँ पे किया था ऐसे ही यहाँ पर भी मैं आपको अलग अलग तरीके बता देती हूँ कि जब सरफेस के अलग अलग फॉर्म में अगर गिवन हो तो कैसे आप ये निकालते हैं. ठीक है, कर्ल एफ डॉट एन. तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि स्टोक्स थ्योरम 3 डायमेंशन में लग रही है. अगर ये 2 डायमेंशन में आ जाए, मान लीजिए वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो है आपका प्लेन में हो, 2 डायमेंशन मतलब आई और जे वेक्टर हो, के वेक्टर इसके पास नहीं है, और ये इस फॉर्म का हो जाए एम आई प्लस एन जे फॉर्म का, तो ग्रीन्स थ्योरम जो है वो स्पेशल केस बन जाती है स्टोक्स थ्योरम का ही. ठीक है बेटा, देखो ये बात. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो कि अगर सरफेस आपको एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 फॉर्म का गिवन है, ठीक है, जैसे मान लो स्फीयर की इक्वेशन गिवन हो, हेमिस्फीयर की इक्वेशन गिवन हो, प्लेन की इक्वेशन गिवन हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, इस टाइप की इक्वेशंस अगर आपको गिवन है, ठीक है, तो ये अगर सरफेस ऐसे गिवन होता है तो हम एन कैसे निकालते हैं. ये चीज़ लास्ट टाइम भी आपने करी है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए आपको लास्ट लेक्चर में. तो एन निकलेगा ग्रेडियंट एफ अपॉन उसका जो मॉड्यूलस है उससे निकाल देंगे हम. ठीक है, और डेल एफ का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. डेल एफ का फॉर्मूला सबको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत बारी यूज़ किया है, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के. ठीक है, और डी एस का सबको पता है यही फॉर्मूला होता है, 1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई होल स्क्वायर, इट्स अंडर रूट डी एक्स डी वाई. अब देखो बेटा, अगर मैं स्टोक्स थ्योरम को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं जो मैंने नीचे लिखा है. ऊपर जो हमारा है कर्ल एफ डॉट एन डी एस, वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम. अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो देखो क्या होगा, आपको पता है एफ डी आर की जगह पे लाइन इंटीग्रल में हम ये भी लिख सकते हैं ना, एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई प्लस एच डी जेड. क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आर क्या होता है आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. तो जब डी आर निकालोगे तो वो आ जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के. ठीक है, तो उसका जब डॉट प्रोडक्ट एफ के साथ लोगे तो ये आ जाएगी एक्सप्रेशन. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर एफ डी आर. और ये देखो डबल इंटेग्रल आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन. अब इसमें देखो ये जो ब्रैकेट्स हैं डेल एच बाई डेल वाई माइनस डेल जी बाई डेल जेड, ये कहाँ से आई है, ये कर्ल एफ के कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, तो जब आप कर्ल एफ निकालोगे ना तो ये उसके कंपोनेंट्स हैं. तो उसका जो आईएथ कंपोनेंट है वो ये वाली ब्रैकेट है जहां मेरी पेंसिल है. इस अब ये बेटा एक्स कंपोनेंट है ना, तो इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा डी वाई डी जेड. ठीक है, अब सेकंड वाला कंपोनेंट क्या है, ये y कंपोनेंट होगा कर्ल एफ का, जो j का कोफिशिएंट होगा कर्ल एफ में, ये वो चीज है. तो इसके साथ क्या आ जाएगा, डी जेड डी एक्स. ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ पर ये किसका कंपोनेंट है हमारे पास, दिस इज केथ कंपोनेंट, या आप बोल लीजिए जेड कंपोनेंट है कर्ल एफ का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम डी एक्स डी वाई से. ऑल राइट क्लास, तो ये हमारा एक और फॉर्म आ गई हमारे पास. तो हम देख लेंगे क्वेश्चन में कि कौन सी वाली फॉर्म से हमारे को काम आसान लगेगा. राइट, एक और देखिए बेटा फॉर्म स्टोक्स थ्योरम की.
आपके पास ये डी एक्स डी वाई या डी वाई डी जेड जो होते हैं इनकी जगह पे एन डालना है ना आपको। देखो ये जो ईच ब्रैकेट है यहाँ पे भी जो ब्रैकेट है, हर ब्रैकेट कर्ल एफ का कंपोनेंट है। ठीक है, अब आपको किसके कंपोनेंट चाहिए थे? कर्ल एफ डॉट एन होता है हमारे पास, तो एन के कंपोनेंट चाहिए था। तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या हो गए? दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल। तो एक ये फॉर्म भी होती है हमारे पास। तो बेटा अगर क्वेश्चन में आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा या डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो रही हो तो ये वाली फॉर्म यूज कर लेना, राइट। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ इक्वल टू दिस टेकन अराउंड द रेक्टेंगल दिस। वेरीफाई करनी है आपको स्टोक्स थ्योरम। तो इसका मतलब वी हैव टू वेरीफाई, हमें क्या वेरीफाई करना पड़ेगा बेटा कि लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू कैसे रिलेटेड है। तो लाइन इंटीग्रल एफ डी आर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन इंटू डी एस। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, पहले देखते हैं रेक्टेंगल हमें दिया क्या हुआ है। सरफेस क्या है हमारा? x इक्वल टू प्लस माइनस ए, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू बी। ठीक है बेटा, अब आपको वेरीफाई करने का मतलब ये है कि पहले लाइन इंटीग्रल नॉर्मल तरीके से जैसे आपने सीखा हुआ है शुरू के 2-3 लेक्चर्स में मैंने सिखाया था आपको इस चैप्टर के, वो निकालेंगे। और ये वाली ब्रैकेट जो राइट साइड की है कर्ल एफ डॉट एन डी एस, इससे भी आंसर निकालेंगे और शो करेंगे कि दोनों बराबर आ रहे हैं, राइट। अगर वेरिफिकेशन है तो आपको दोनों निकालने पड़ते हैं और शो करते हैं बराबर है। अगर वो क्वेश्चन देता है कि इवेलुएट दिस लाइन इंटीग्रल, तो इसको निकालने के लिए हम जो है कर्ल एफ डॉट एन डी एस से सरफेस इंटीग्रल निकालकर ही डायरेक्ट आंसर दे देते। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये है हमारा रेक्टेंगल। तो ये क्या होगा? देखो ये मेरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब देखो मुझे x इक्वल टू ए चाहिए विच विल बी ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, x इक्वल टू माइनस ए चाहिए जो ये होगी हमारे पास, y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस ये हो गया, और y इक्वल टू b मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा? ये y इक्वल टू b, ये वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा इनके पॉइंट्स देख लो, इस वाले के पॉइंट क्या होंगे? x की वैल्यू a और y की 0, और यहाँ पे क्या होगा? x की वैल्यू a होगी और y की b होगी इस कोऑर्डिनेट पे, और यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू माइनस ए, वाई की b, एंड दिस पॉइंट इज माइनस ए कॉमा 0। आपको ये वाला शेडेड रीजन है मेरा। ठीक है, तो ये सरफेस है मेरा। क्लियर हो गया सबको? तो पहले तो बेटा हम लाइन इंटीग्रल इवेलुएट कर लेते हैं। वी फर्स्ट इवेलुएट लाइन इंटीग्रल एफ डी आर। अब ये कैसे निकालना सिखाया लाइन इंटीग्रल आपको? देखो इन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं हम, ए, बी, सी और डी। तो लाइन इंटीग्रल ए बी पे भी निकलेगा, ए बी बी सी, ए बी बी सी, सी डी और डी ए, ये सारे निकालने पड़ेंगे बेटा मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी, आपको मैंने ये भी सिखाया है कि नॉर्मली लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए वेक्टर पैरामीटर की इक्वेशन लीजिए, जल्दी आंसर निकलता है। तो देखो ए बी की इक्वेशन क्या निकलेगी? ए बी क्या है? लाइन जॉइनिंग ए के कोऑर्डिनेट है a0 और b के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास बेटा? b के कोऑर्डिनेट a कॉमा b है ये। ठीक है, a कॉमा b है। तो कैसे सिखाइए लाइन निकालनी है आपको? आर टी इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस टी इंटू सेकेंड कोऑर्डिनेट। बेटा अगर भूल गए हो तो लेक्चर नंबर 3 इस चैप्टर का देख लेना, उसमें मैंने बहुत क्वेश्चंस कराए हैं। 1, 2, 3 तीनों लेक्चर लाइन इंटीग्रल पे ही हैं। तो ये इसको बेटा 1 माइनस टी को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा प्लस ए टी कॉमा बी टी, राइट। ये क्या दे देगा? ए माइनस ए टी। अब एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट ऐड कर दिया और वाई में वाई कोऑर्डिनेट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए कॉमा बी टी। तो अब मेरी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या आ गई? एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी टी। ठीक है बेटा, तो अब मुझे क्या निकालना है? एफ डी आर निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास है लाइन, सॉरी मैं ए बी पे निकाल रही हूँ पहले, एफ डी आर, राइट। तो देखो बेटा एफ मैंने ए बी पे निकाला है, यानी कि एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी टी पे निकालना है। एफ क्वेश्चन में गिवन है मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xyj, यही गिवन है हमें। ठीक है, इसके अंदर और सॉरी डी आर के कंपोनेंट क्या होते हैं बेटा? डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। अब के इसमें दे नहीं रखा तो मैंने लिया नहीं। क्लियर? तो x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी टी पे मैं इसको निकालूंगी। तो ये पहले इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई। क्लियर? अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, x को a और y को bt। अच्छा, इसको एक बारी और लिख लेते हैं,
क्योंकि मुझे dx अपॉन dt माइनस 2xy dy अपॉन dt इंटू dt। ठीक है, और आपको पता है कि इस पूरी वेक्टर इक्वेशन में t कहाँ से कहाँ तक होता है, लाइन सेगमेंट में हमेशा 0 से 1, राइट। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, t 0 से 1 आ जाएगा। अब x की जगह डाल दो a और y की जगह डाल दो bt। ठीक है, dx बाई dt क्या हो जाएगा 0 माइनस 2x की जगह डाला a, y की जगह डाल दिया बच्चों bt, dy बाई dt हो जाएगा मेरा b। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, t 0 से 1 माइनस 2ab स्क्वायर t dt, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2ab स्क्वायर, t की जगह पे आ जाएगा मेरा t स्क्वायर बाई 2 0 से 1 माइनस ab स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी कि माइनस ab स्क्वायर। तो ये बेटा मेरा निकल आया लाइन AB के अलॉन्ग। अब देखते हैं लाइन BC। तो BC क्या है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है AB और C के कोऑर्डिनेट है मेरे माइनस A कॉमा B। तो ये क्या होगी बेटा इसकी वेक्टर इक्वेशन, RT इक्वल टू 1 माइनस T ऑफ फर्स्ट पॉइंट प्लस T ऑफ सेकेंड पॉइंट, यही होगा। ब्रैकेट को अंदर ले लिया, 1 माइनस टी को अंदर ले लिया, तो मेरे पास आ गया A माइनस ए टी कॉमा बी माइनस बी टी प्लस माइनस ए टी कॉमा बी टी। इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, a माइनस 2at। एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करना है और y में y कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, ये आ गया मेरे पास। तो मेरी पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गई a माइनस 2at और y आ गया मेरा b। तो अब बेटा मुझे लाइन इंटीग्रल एफ डी आर निकालना है अलोंग BC। इसकी एक्सप्रेशन बेटा अभी मैंने ऊपर निकाल के आपको दिखा दी है क्या है, तो ये मैं लिख सकती हूँ दिस वन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी माइनस 2xy dy बाई डी टी इंटू डी टी, राइट। और t गोइंग फ्रॉम 0 to 1, जब भी लाइन सेगमेंट है तो t हमेशा 0 से 1 ही होगा। क्लियर। अब आप देखो बेटा आपका dy बाई डी टी इसमें 0 आ रहा होगा, तो हमारी एक्सप्रेशन सिर्फ फर्स्ट वाले उससे आ जाएगी। तो a माइनस 2at का होल स्क्वायर प्लस y है b स्क्वायर और dx बाई डी टी आ जाएगा आपका माइनस 2a और dy बाई डी टी आपका 0 है। तो इतना इंटेग्रल मुझे इवेलुएट करना है। ठीक है बेटा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। ये देखो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 2t होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू डी टी, और ये मैंने माइनस 2a को बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट था। इज दैट क्लियर। अब आगे देखिए बेटा क्या आएगा, माइनस 2a, इसका इंटीग्रेशन देखो a स्क्वायर 1 माइनस 2t होल क्यूब बाय 3, ये हो गया, और t का कोफिशिएंट माइनस 2 है तो वो बाहर आ गया, राइट। और b स्क्वायर का b स्क्वायर t हो जाएगा। क्लियर, यही होगा इंटीग्रेशन, और लिमिट ले लेंगे 0 से 1, तो माइनस 2a। अब t को 1 डालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, और t को 1 डाला तो माइनस बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये आ जाएगा t को 1 डाला तो। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2a क्यूब बाई 8 यानी कि 1/4 कर देती हूँ, माइनस a क्यूब बाय 4, 2 4 जा 8। ठीक है, ये 3 भी रह गया मेरा यहाँ पे, एक मिनट, ओहो सॉरी, ये 2 इंटू 3 था, राइट। तो माइनस 2 इंटू 3 है। ठीक है, तो माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, माइनस a क्यूब बाय 3। ठीक है, एक मिनट बेटा क्या गड़बड़ हो रही है, ये a क्यूब बाय 3 माइनस 2ab स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा। एक मिनट, इसमें एक एक्सप्रेशन t को 0 डालना भूल गए हैं, तो t को 0 डालेंगे बेटा तो ये b स्क्वायर t वाला तो 0 हो जाएगा। एक सेकेंड, एक एक्सप्रेशन और डलेगी इसके अंदर, t को 0 डाला तो मेरे पास आ गया माइनस a स्क्वायर अपॉन माइनस 6, t को 0 डाल दिया ना, यस, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे बेटा आपके पास ये टर्म आ जाएंगी। क्लियर,
-2a/3 2a³ -2ab², ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही अब सी डी की इक्वेशन निकाल लो। लाइन जॉइनिंग सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -a, b और डी के कोऑर्डिनेट है -a, 0। तो ये आर टी क्या आ जाएगा इसका 1 - t इंटू फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस t इंटू सेकेंड कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, इसको जैसे सॉल्व करना सिखाया है ऐसे सॉल्व कर ले। नॉर्मल सॉल्व है तो आपका ये आ जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई -a और y की वैल्यू आ गई b - bt। अब आप देख सकते हो dx/dt आपका 0 आ जाएगा और dy/dt यहाँ से क्या आ जाएगा -b आ जाएगा। तो लाइन इंटीग्रल अलोंग सी डी। ठीक है, ये क्या होगा आपका, देखो आपके पास एक्सप्रेशन सबको पता चल चुकी है। x² + y² dx/dt, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बेटा, -2xy dy/dt इंटू dt। यही है ना मेरे पास। अब देखो dx/dt वाली टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, dy/dt वाली रह जाएगी -2x है -a और y को डाल दिया b - bt और dy/dt है मेरा -b। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा। तो इसमें देखो कॉन्स्टेंट्स को सबको बाहर निकाल लो, 2ab माइनस साइन के साथ, और b - bt का हो जाएगा b - bt का होल स्क्वायर बाई 2 और कोफिशिएंट है -b। ठीक है, या b कॉमन ही निकाल लो, b² और इसको 1 - t कर लो, 1 - t। ठीक है, राइट, -1 कोफिशिएंट है। इसको बेटा सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा -ab²। ठीक है, एक सेकेंड, -2a -2ab², दो बारी b लिख दिया। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर, तो ये आ गया इसका इंटीग्रल। अब निकालना है बेटा सी डी के बाद अलोंग डी ए। ठीक है, तो डी ए क्या है, लाइन जॉइनिंग द कोऑर्डिनेट डी कोऑर्डिनेट है -a, 0 और a कोऑर्डिनेट है आपका a, 0। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी आर टी इक्वल टू 1 - t इंटू -a, 0 प्लस t a, 0। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी -a + 2at, 0। ठीक है, तो x आ गया आपके पास -a + 2at और y आ गया 0, dx/dt आ गया 2a और dy/dt आ गया आपका 0। तो इंटेग्रल अलोंग डी ए। ठीक है, एफ डी आर, लाइन इंटेग्रल अलोंग डी ए। अब आपके पास आ जाएगा t 0 से 1 और आपकी एक्सप्रेशन x² + y² इंटू dx/dt -2xy dy/dt इंटू dt है। ठीक है, इसमें बेटा ये dy/dt वाली चीज चली जाएगी, तो t 0 से 1 x² की जगह आ जाएगा माइनस दिस प्लस होल स्क्वायर, dx/dt की जगह पे आ जाएगा 2a और dt। क्लियर, इसको पूरे को सॉल्व करोगे आप तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे -2a³ सॉल्व कर लेना बच्चों। ये आ जाएगा 2a³ सिंपल इंटीग्रेशन है, तो ये आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल अलोंग द कर्व सी आपके पास क्या आ जाएगा, चारों ऐड कर दे तो हमारा फर्स्ट आया था ये। ठीक है, 2ab² प्लस 2a³ -ab²। तो इस सारे को ऐड करोगे बेटा तो आपका आंसर आएगा -4ab²। तो बेटा ये तो मेरा लाइन इंटीग्रल निकल आया। मुझे वेरिफिकेशन करनी है तो अब मैं स्टोक्स थ्योरम लगाऊंगी। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, आप सरफेस इंटीग्रल की हेल्प से भी लाइन इंटीग्रल निकाल सकते हो। ठीक है, तो मुझे अब आरएचएस में क्या निकालना है, कर्ल एफ डॉट एन इंटू डी एस, यही निकालना है। तो पहले तो कर्ल एफ निकाल लें। ठीक है, तो कर्ल एफ क्या होता है बेटा, डेल क्रॉस एफ, सबको पता है ये वाला फॉर्मूला, डेल क्रॉस एफ। दिस इज इक्वल टू, देखो आई जे के, क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमेशा डिटर्मिनेंट निकलेगा। डेल के क्या कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, डेल ऑपरेटर के डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। और एफ के कंपोनेंट क्वेश्चन में क्या गिवन है, x² + y² -2xy और ये है 0। राइट, यहाँ तक आ गया। अब बेटा इसका ये आप सॉल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो आपके पास आ जाएगा आई, ये हो जाएगा 0 + 0 - j, सबको आता है नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। ठीक है,
तो ये 2y माइनस 2y, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 4y k कैप, राइट। अब हमें क्या लेना है, इंटीग्रल जो लेना है, n चाहिए हमें। तो देखो आपका जो रेक्टेंगल सरफेस दिया हुआ है, सिंस द सरफेस S is a rectangle in XY प्लेन, अगर XY प्लेन में है तो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल कहाँ होगा, Z में। सो द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, देखो बेटा XY प्लेन में है तो Z ही बाहर निकल रहा होगा ना। आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल इज क्या होना चाहिए मेरे पास, K वेक्टर, ठीक है। दैट इज N जो होगा मेरा वो क्या आ जाएगा, K वेक्टर। तो अब मुझे क्या चाहिए बेटा, कर्ल F और N का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो कर्ल F आया -4y इंटू के और N आया आपके पास K वेक्टर। तो व्हेन यू टेक द डॉट प्रोडक्ट इट विल, K वाले को K से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा -4y, राइट। अब मेरे को निकालना है सरफेस इंटेग्रल कर्ल F डॉट N इंटू डी एस, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, -4y इंटू डी एस की जगह क्या लिख देंगे हम, dx dy, ठीक। अब x और y की लिमिट चाहिए, तो आपने देखा क्वेश्चन में x माइनस a से a जा रहा है और y मेरा 0 से b जा रहा है, ठीक है। तो अब रेक्टेंगल के अंदर तो हमारे को पता है, अगर हमारा रीजन रेक्टेंगुलर रीजन हो तो हमारी फिबोनाची थ्योरम लग जाती है। तो अब आप इसको फिबोनाची थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो। मैंने अंदर की तरफ y लिखा है तो मैं अंदर y कर लेती हूँ, ठीक है। बाय फिबोनाची थ्योरम सॉल्व करते हैं। रेक्टेंगुलर रीजन हो तो फिबोनाची थ्योरम बड़े आराम से लग रही है आपकी, ठीक है। तो देखिए -4y की जगह आ गया y²/2, y की लिमिट डल गई 0 से b, ठीक है। ये कट गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा -2b² और 0 डालने पे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब x की लिमिट डाल देते हैं -a से a, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -2b², एज इट इज कांस्टेंट है 1 का इंटीग्रेशन x -a से a, तो हमारा आ जाएगा -2b² x a माइनस माइनस प्लस, तो -4ab²। आप देख सकते हैं कि हमारी लाइन इंटीग्रल की वैल्यू भी यही आई थी और सरफेस इंटीग्रल की भी। अब आप देखो बेटा, लाइन इंटीग्रल निकाला तो पहले चारों लाइंस की इक्वेशन निकाली और चारों के ऊपर लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ा, तो बहुत लंबा हो गया। और अगर मैंने स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल किया तो सरफेस इंटीग्रल के थ्रू मेरा आंसर बहुत छोटे में निकल गया। तो इसलिए लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए बेटा कई बार ग्रीन्स थ्योरम बहुत हेल्पफुल होती है, कई बार स्टोक्स थ्योरम बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो कई बार तो क्वेश्चन में लिख देते हैं कि आपको स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करना है, और कई बार हम खुद देख लेते हैं कि हमें उससे हेल्प मिल रही है स्टोक्स थ्योरम से और ग्रीन्स थ्योरम से, तो हम उसी से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर वेक्टर फील्ड F इक्वल टू 2x माइनस वाई इंटू आई माइनस वाई जेड स्क्वायर इंटू जे माइनस वाई स्क्वायर जेड इंटू के ओवर दी अपर हाफ सरफेस ऑफ स्फीयर दे रखा है आपको x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1, ठीक है। बाउंडेड by its projection on xy plane। देखो बेटा, अगर बाउंडेड बाय इट्स प्रोजेक्शन ऑन xy प्लेन, xy प्लेन मतलब z इक्वल टू 0, तो इक्वेशन बन गई आपकी x² प्लस y² इक्वल टू 1, यानी कि सरफेस आ गया xy प्लेन में। तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, आराम से आपको पता है z उसके अंदर होगा तो k वेक्टर, ठीक है ना। तो इससे हमारे को n बहुत आसानी से भी मिल जाता है, क्लियर। तो देखो बच्चों, हमारे पास है f दे रखा है, सबसे पहले तो कर्ल f ही निकाल लो, ठीक है। तो कर्ल f निकाल देते हैं हम। पहले मैं सरफेस इंटीग्रल निकाल रही हूँ, तो आई जे के, ठीक है। कर्ल के डेल के जो कंपोनेंट्स हैं, देखो ये होता है डेल क्रॉस f, तो डेल के कंपोनेंट डेल बाय डेल x, डेल बाय डेल y और डेल बाय डेल z, राइट। और f के कंपोनेंट 2x माइनस वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है बच्चे। इसको सॉल्व कर लेना, तो ये आएगा 0i प्लस 0j प्लस k वेक्टर, क्लियर। अब देखो बेटा, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ऐसे देख लेते हैं। सरफेस S जो दे रखा है आपको, दैट इज x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1 बाउंडेड बाय प्रोजेक्शन
ऑन टू एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इसका मतलब z इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। दिस इज इन एक्स वाई प्लेन। तो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल क्या होगा, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल इज एन इक्वल टू के वेक्टर हो जाएगा, के क्योंकि जेड एक्सिस के ऊपर होता है। बेटा एक तो नॉर्मल निकालने का यही तरीका, और एक तरीका आपके पास क्या है, डेल एफ अपॉन नॉर्म डेल एफ निकालकर, वो भी एक तरीका है। ठीक है, उससे भी यही आएगा। तो आपके पास कर्ल एफ डॉट एन कितना आ गया बेटा, मेरा कर्ल एफ आ रहा था मेरा के, और एन भी आ गया के, तो ये कितना आ गया मेरा 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो कर्ल एफ डॉट एन इंटू डी एस चाहिए मुझे, कर्ल एफ डॉट एन इंटू डी एस चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू डी एस, यानी कि सिर्फ डी एस। अब आप रिकॉल कीजिए कि ये किसका फॉर्मूला है। ठीक है, किसका फॉर्मूला है बेटा, जहां पर डी है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एरिया का फॉर्मूला है सरफेस इंटीग्रल। अगर आपको याद हो तो मैंने सरफेस इंटीग्रल से आपको एरिया भी निकालना सिखाया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 1, तो ये आंसर आ जाएगा 1 पाई, सॉरी। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा स्टोक्स थ्योरम से मैंने निकाला कर्ल एफ डॉट एन डी एस। अब इसकी क्योंकि मेरे को वेरिफिकेशन पार्ट करना है ना, तो वेरिफिकेशन पार्ट में मेरा लाइन इंटीग्रल एफ डी आर मुझे निकालना है, तो मैं अब ये निकालूंगी। ठीक है, तो बेटा एफ मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई आई माइनस वाई जेड स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर जेड इंटू के, ये तो मेरा एफ है। और डी आर होता है मेरा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इंटू डी एक्स माइनस वाई जेड स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड इंटू डी जेड। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्रेशन बन गई। इसको मुझे किस पर इवेलुएट करने के लिए बोला है उन्होंने, ओवर, ये लाइन इंटीग्रल दे रखा है, ओवर मुझे लिख के दिया हुआ है उसने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 बाउंडेड बाय प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, यही करना है। इसका मतलब पुट z इक्वल टू 0 डाला, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको बताया मैंने कि हमेशा पैरामीट्रिक इक्वेशन से सॉल्व करें लाइन इंटीग्रल को। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर, आपको पता है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, पैरामीट्रिक एक्स इक्वल टू रेडियस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस कितनी है 1, तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इक्वल टू साइन थीटा, और क्योंकि z मेरा क्या है 0, तो z 0 ही रह जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में z 0 दिखाई दे रहा है, तो इसलिए अभी हमने उसको लिख लिया। तो अब देखो बेटा, ये जो मेरा 1 है, इससे मेरा क्या आ जाएगा, 1 इम्प्लाइज, देखो वैल्यू डालो, 2 x की जगह डाला cos थीटा, y की जगह डाला sin थीटा। ठीक है, dx को मैंने लिख दिया dx बाय डी थीटा, और फाइनली डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेटा इसमें z को 0 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा। मैं करके भी दिखा देती हूँ, पहले वैल्यू डाल के, y की जगह डाला साइन थीटा, z की जगह डाला 0 स्क्वायर डी वाई बाई डी थीटा। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर की जगह डाला साइन स्क्वायर थीटा, z है 0 डी जेड बाई डी थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है बेटा, अच्छा पूरा सर्कल कवर करना है आपको, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 पाई। क्लियर, तो थीटा 0 से 2 पाई, 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा कितना होगा बेटा मेरा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, बाकी डी ये सारा 0 हो जाएगा आपके पास, राइट। तो इंटीग्रेंड बन गया मेरा सारा थीटा की फॉर्म में। तो ये मेरा क्या बना, 2 कॉस थीटा साइन थीटा विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 2 थीटा, और इसको साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रल अलग अलग कर लेते हैं, राइट। अब साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा बाय 2 विद माइनस साइन, तो ये हो गया थीटा 0 से 2 पाई, और इवन इंटीग्रल है तो मैं इसको 4 टाइम 0 टू पाई बाय 2 लिख लूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, देखो कॉस 4 पाई माइनस कॉस 0, 1/2 बाहर। इधर देखो, इसमें मैं रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर लेती हूँ,
पहले साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 है तो 2 नीचे आएगा, फिर एक पावर कम करी 1 आ गया, खत्म हो गया, 1/2 पे खत्म होता है तो साथ में π/2 से भी मल्टीप्लाई। तो बेटा ये 2 से 2 कट गया, ये 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा पाई। तो आपने देखा इससे भी मेरा आंसर पाई आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा दोनों तरीके से आंसर वेरीफाई हो गया, तो हेंस वेरीफाइड। क्लियर। और देखो बेटे जनरली जिस कर्व के ऊपर जिस सरफेस पे क्वेश्चन आते हैं मैं सारे आपको करा दूंगी ताकि आप रिलेट कर पाए एग्जाम में कि कहाँ से क्वेश्चन आया। अब हम वेरिफिकेशन के 2 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। अब आपको दिखाती हूँ कि लाइन इंटीग्रल कितनी आसानी से इवेलुएट हो जाता है अगर सरफेस इंटीग्रल का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, देखो x प्लस वाई डी एक्स प्लस 2x माइनस जेड डी वाई प्लस वाई प्लस जेड इंटू डी जेड, वेयर C is the boundary of the triangle with vertices 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 6। ठीक है, देखो अब आपको 3 वर्टेक्स गिवन है, जरा इसको प्लॉट करके देखते हैं x, y और z। ठीक है, तो 2, 0, 0 कहाँ होगा? x एक्सिस पे, 0, 3, 0 will be on y axis और 0, 0, 6 will be on z axis। तो बेटा ये प्लेन आपको गिवन है। ठीक है, अब ये प्लेन बेटा आपको गिवन है, आप खुद सोचो अगर इसका लाइन इंटीग्रल मुझे निकालना है तो पहले इन तीनों लाइंस की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी पैरामीट्रिक, और फिर तीनों के अलोंग निकाल के टोटल ऐड करेंगे। और अगर मैं स्टोक्स थ्योरम यूज कर लूं तो बाय स्टोक्स थ्योरम मेरा क्या होना चाहिए? लाइन इंटीग्रल x प्लस वाई डी एक्स है मेरे पास प्लस 2x माइनस जेड डी वाई प्लस वाई प्लस जेड डी जेड है। ठीक है, यहाँ पे तो ये मेरा किसके बराबर होगा? कर्ल f डॉट n इंटू डी एस, इसी के बराबर होना चाहिए। अब देखो इसमें पहले f निकाल लो क्या होगा। देखो dx का जो कोफिशिएंट है वो f का पहला वो बनेगा i वेक्टर। ठीक है, जो दूसरा है dy का कोफिशिएंट 2x माइनस जेड वो j बन जाएगा, और थर्ड वाला जो है y प्लस जेड मेरा k बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएंगे मेरे, राइट, क्योंकि dr क्या होता है? dxi प्लस dyj प्लस dzk, राइट। तो ये तो मेरा f आ गया। क्लियर। अब देखो मुझे कैसे करना है क्वेश्चन को, मुझे चाहिए कर्ल f डॉट n इंटू डी एस। अब मैं सबसे पहले मुझे सरफेस पता होना चाहिए, मेरे को क्या दे रखे हैं पर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो मैं क्या करूं पहले तो इस प्लेन की इक्वेशन निकाल लूं। तो हमारे को देखो इक्वेशन ऑफ द प्लेन, अगर ऐसे वाले कोऑर्डिनेट्स हो तो आपको पता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1 होता है। तो x पे हमारी जो वैल्यू है 2, 0, 0 है तो a की वैल्यू हो गई 2। इंटरसेप्ट जो है ए बी सी इंटरसेप्ट होते हैं ना, तो y का इंटरसेप्ट कितना है? 3, और z एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है? 6। तो मेरी इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, इसको थोड़ा रिजॉल्व करके लिख लेते हैं एलसीएम लेके। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? 6 एलसीएम ले रखा है 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 6। तो ये मेरा सरफेस बन गया। अब देखो बेटा आपको चाहिए कर्ल f और n और ds, ये सारी चीजें चाहिए मुझे। तो पहले मैं इससे f मेरा जो सरफेस है ये किस फॉर्म का आ गया? f ऑफ x y z इक्वल टू 0 फॉर्म का है। देखो 3x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो डेल एफ कितना हो जाएगा आपका? एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, यही हो जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो 3i, विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो 2j प्लस जेड के साथ किया तो k आ गया। ठीक है, अब इसका मॉड्यूलस निकाल लो बेटा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट्स अंडर रूट, राइट। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, तो ये आ गया रूट 14। ठीक है, तो n वेक्टर कैसे निकलता है यही सिखा रखा है आपको कि जब भी सरफेस हमें ये एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 फॉर्म का गिवन हो तो नॉर्मल कैसे निकलेगा? ग्रेडियंट की हेल्प से। तो ये आ जाएगा 3i प्लस 2j प्लस k अपॉन दिस वन, राइट। तो ये नॉर्मल आ गया मेरे पास। अब मुझे ds निकालना है, तो देखो मेरे को सरफेस क्या गिवन है? 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 6। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? z इक्वल टू 6 माइनस 3x माइनस 2y। ठीक है, z इक्वल टू एफ एक्स वाई लिख लो एक बारी, और फिर ds निकालने का क्या फॉर्मूला है? 1 प्लस डेल z बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल z बाई डेल वाई होल स्क्वायर, इट्स अंडर रूट, यही फॉर्मूला है बेटा। वैल्यू डालो। ठीक है, डेल z बाई डेल एक्स क्या होगा मेरा?
विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो -3 का स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो -2 का स्क्वायर। तो 1 + 9 + 4 ये आ गया √14। ठीक है बेटा, कर्ल एफ निकाल लें। कर्ल एफ होता है डेल क्रॉस एफ, तो आई जे के, डेल के कंपोनेंट होते हैं बेटा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और एफ मेरा कितना आया था x + वाई, और इधर है 2x - z, और ये है y + z। सबको आता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बेटा, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपके पास 2y + k, राइट। अब देखो निकालो कर्ल एफ डॉट एन। तो बेटा मेरा कर्ल एफ आया है 2y + k, और n वेक्टर मेरा आया है 3i + 2j + k अपॉन √14। तो डॉट प्रोडक्ट लो बेटा, सबको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे के साथ, और के के साथ, तो ये आ जाएगा। तो दिस इज माई 7/√14। क्लियर। अब सरफेस इंटीग्रल निकालो। देखो कर्ल एफ डॉट एन डी एस, तो दिस इज इक्वल टू कर्ल एफ डॉट एन आ गया आपके पास 7/√14, और ये था √14 dx dy। ठीक है बेटा, तो मेरा लाइन इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया 7 dx इंटू dy, राइट। अब ये क्या है बेटा मेरा, ओवर d निकालते हैं। वेयर d क्या चीज होती है हमारी, वेयर d इज द प्रोजेक्शन ऑफ s ऑन टू एक्स वाई प्लेन, यही होता है ना, ऑफ s ऑन टू एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्या दे रखा है हमारे को, क्या दे रखा है 3x, सरफेस s क्या था मेरा 3x + 2y + z = 6। फॉर प्रोजेक्शन हम क्या लेते हैं, z को 0 लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3x + 2y = 6, यही आ जाएगा बेटा। ये क्या चीज है मेरी, लाइन है 3x + 2y = 6, ये वाली लाइन है, जिसमें इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, देखो ये है ना मेरे पास, ऐसे निकाल के देख लो, x को 0 डाला तो y आ गया 3, y को 0 डाला तो ये 2 आ गया। तो दिस पॉइंट इज 0,3 एंड दिस पॉइंट इज 2,0। तो अब मेरा ये ट्राइंगल है जिसके ऊपर मुझे डबल इंटीग्रल इवेलुएट करना है। तो आपको पता है कि हम एक की कांस्टेंट लिमिट लेंगे और एक की फंक्शनल। तो सपोज कर लो मैं y की फंक्शनल लिमिट लेना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इस रीजन के अंदर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगी। ठीक है, अब नीचे वाले पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। और ऊपर वाले पॉइंट पे क्या होगी, देखो 3x + 2y अगर 6 है तो y क्या आ जाएगा 6 - 3x अपॉन 2। तो y यहाँ पे क्या है 6 - 3x अपॉन 2। तो मेरी y की लिमिट तो आ गई बेटा 0 से 6 - 3x अपॉन 2। और x देखो मैक्सिमम कितना मूव कर रहा है 2, और मिनिमम कितना है 0, तो x की लिमिट आ गई 0 से 2। ठीक है बेटा, डबल इंटीग्रल ऐसे ही सिखाया हुआ है सबको निकालना। तो अब इसका कोई नाम दे दो स्टार। ठीक है, तो स्टार हमें क्या बता रहा है, हमें डबल इंटीग्रल निकालना था 7 dx dy का। ठीक है, इसी का निकालना था ना। तो ये किसके बराबर हो गया 7, x की लिमिट आ गई 0 से 2, और y की आ जाएगी 0 से 6 - 3x अपॉन 2 dy। अब अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि y की फंक्शनल लिमिट्स हैं, मतलब वेरिड लिमिट्स हैं, और x मैंने बाहर रख लिया। क्लियर। अब इसका इंटीग्रल कर लो बेटा, x तो बाहर रह जाएगा यूं का यूं, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y आ जाएगा 0 6 - 3x अपॉन 2 इंटू dx। सो दिस इज 7, देखो y की जगह आ गया 6 - 3x अपॉन 2 इंटू dx। क्लियर। अब इसको खोल लो ब्रैकेट को, या इंटीग्रेशन कर लो डायरेक्ट। 6/2 है तो 3 हो गया, 3 का इंटीग्रेशन 3x - 3/2 x का x²/2। ठीक है, ये लिमिट डल जाएंगी बेटा, इसको सॉल्व कर लेना पूरे को, ये आंसर आपका आ जाएगा 21। तो इस तरीके से बेटा आप कर्ल एफ डॉट एन डी एस यूज करके, मतलब सरफेस इंटीग्रल यूज करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, और देखो एक क्वेश्चन बेटा, इफ एफ इज इक्वल टू 3y माइनस xzj plus yz² and S is the surface of the paraboloid। ठीक है, मैं जान के बच्चों एक क्वेश्चन हेमिस्फीयर, एक स्फीयर का, एक प्लेन का, पैराबोलॉइड का, सिलेंडर का ऐसे कराती हूँ ताकि हर तरीके का एक एक क्वेश्चन आपके पास आ जाए। ठीक है,
बाउंडेड बाय z इक्वल टू 2। ठीक, आपको इवेलुएट करना है दिस डेल क्रॉस f इंटू ds यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। अब की बारी आपको सरफेस इंटीग्रल जो है स्टोक्स थ्योरम से निकालना है। ठीक है, तो यानी कि स्टोक्स थ्योरम सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल को रिलेट करती है। तो देखो पहले तो ये नोटिस करें कि डेल क्रॉस एफ ds का क्या मतलब है, कर्ल एफ ds। ठीक है, ये किसकी फॉर्म होती है, कर्ल एफ ds स्टोक्स थ्योरम की। तो स्टोक्स थ्योरम किससे रिलेट करता है, इसे लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है, एफ डी आर। ठीक है, तो अब की बारी सरफेस इंटीग्रल को निकालना है विद द हेल्प ऑफ लाइन इंटीग्रल, ये मीनिंग है। ठीक है बेटा, तो एफ डी आर क्या हो जाएगा बेटा मेरा इस क्वेश्चन में, देखो जरा, एफ दिया हुआ है 3y तो ये आपको पता है आई वाला कंपोनेंट x से मल्टीप्लाई हो जाता है, जे वाला y से, और ये वाला थर्ड वाला कंपोनेंट z से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मेरा ये लाइन इंटीग्रल बन गया, तो मैं अब इसको निकाल लूंगी। ठीक है, तो अब देखो बेटा आपको क्या दिया हुआ है, जो कर्व दिया हुआ है 2z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और z दिया हुआ है 2। आप सबको पता है कि हम लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो z को 2 डाल दूंगी तो इसमें क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, तो आपको पता चला ये सर्कल की इक्वेशन मेरी बनी है। तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू रेडियस इंटू कॉस थीटा। तो रेडियस कितनी है 2, तो 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो y हो जाएगा 2 साइन थीटा, और z की बेटा मेरे को वैल्यू 2 दे रखी है तो मैंने z ले लिया 2। ठीक है, तो अब मैंने ऊपर से अपना क्वेश्चन कंसीडर कर लिया, जो मुझे निकालना था, मेरे को निकालना है 3y dx माइनस एक्स जेड डी वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर डी जेड, ये निकालना है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3y dx बाई डी टी माइनस एक्स जेड डी वाई बाई डी टी प्लस वाई जेड स्क्वायर डी जेड बाई डी टी इंटू डी टी, यही कर सकते हैं हम। तो देखो बेटा 3y की जगह आ गया 2 साइन थीटा, डी एक्स बाई डी टी आ गया 2 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, माइनस x है मेरा 2 कॉस थीटा, z है मेरा 2, डी वाई बाई डी टी है मेरा 2 साइन थीटा की जगह कॉस थीटा, और इसके आगे वाली एक्सप्रेशन बेटा 0 हो जाएगी क्योंकि z मेरा 2 है तो डी जेड बाई डी टी मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा इसमें ये देखो आपका t क्या होगा, क्योंकि मुझे पूरा सर्कल कवर करना है, सॉरी थीटा क्या होगा मेरा, थीटा होगा 0 से 2 पाई, क्योंकि पूरा सर्कल कवर करना है आपको। ठीक है ना, राइट, तो थीटा की वैल्यू आ गई 0 से 2 पाई, राइट। तो थीटा 0 to 2 पाई, ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 2 जा 12 माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, ये आ जाएगा। अब देखो बेटा आपका ये सारा का सारा साइन स्क्वायर है, इवन इंटीग्रल है, पहले मैं इनको अलग अलग कर लूँ जरा एक बारी, माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 थीटा 0 से 2 पाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा है, सॉरी। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस 12 थीटा 0 से पाई बाय 2 4 टाइम्स, क्योंकि इवन इंटीग्रल है तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे, माइनस 8 इंटू 4 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। मैं हमेशा पावर वाले जब होते हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर तो उसको 0 से पाई बाय 2 की लिमिट में लेना चाहती हूँ ताकि मैं रिडक्शन फॉर्मूला लगा सकूँ। तो देखो इसका रिडक्शन फॉर्मूला क्या होगा, 2 फिर 1 फिर पाई बाय 2, राइट, माइनस 8 4 जा 32 आ जाएगा, 2 1 ये भी आ जाएगा पाई बाय 2। क्लियर, इस पूरे को आप सॉल्व कर लेंगे बेटा तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस 20 पाई। ठीक है बेटा, तो आपने देखा कि सरफेस इंटीग्रल को निकालने के लिए भी हम क्या यूज कर लेते हैं, लाइन इंटीग्रल, राइट। और देखो बेटा वन लास्ट क्वेश्चन, अप्लाई स्टोक्स थ्योरम टू इवेलुएट सी वाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी जेड, वेयर C is the curve of intersection of x square plus y square plus z square equal to a square, x plus z equal to a। देखो बेटा मैंने हमेशा बताया है कि ये एक प्लेन दे रखा हो, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी कराए थे, एक प्लेन दे रखा है आपको और एक
स्फीयर दे रखा हो, सिलेंडर दे रखा हो या सर्कल दे रखा हो, तो प्लेन वाले को सरफेस मान लो पहले, ठीक है। तो एस मैंने किसको मान लिया, एक्स प्लस जेड इक्वल टू ए, ठीक। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स प्लस जेड माइनस ए इक्वल टू 0। तो जब भी ऐसे सरफेस गिवन हो तो मैंने हमेशा बताया कि एन कैसे निकलता है आपका, डेल्टा एफ अपॉन मॉडुलस एफ, ठीक है। तो एफ निकाल लो, सॉरी डेल्टा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया डिफ्रेंसिएशन तो बेटा 1 आ गया, विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो 0 आ गया, विद रिस्पेक्ट टू जेड किया तो के आ गया, ठीक है। और इसका ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इट्स अंडर रूट, तो ये आ गया रूट 2, ठीक है। तो नॉर्मल क्या निकल कर आ गया बेटा मेरा, फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, ग्रेडियंट की हेल्प लिए हमने, तो आई प्लस के बाय रूट 2, क्लियर। ये तो मेरा एन निकल आया। अच्छा पहले क्वेश्चन में भी देख लें, हमें क्वेश्चन में निकालना है सी वाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी जेड। इसका मतलब मेरा एफ क्या है, वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के फॉर्म का है ये, और साथ में डी आर के लिए डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के है। तो इसका मतलब मुझे एफ क्या दे रखा है, वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के, ये मेरा एफ है, ठीक है बेटा। तो मेरा एन निकल गया, एफ निकल गया, तो मैं पहले कर्ल एफ निकाल लूँ। तो कर्ल एफ क्या होगा मेरा, आई जे के, ठीक है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, राइट। और एफ के कंपोनेंट क्या है मेरे, वाई जेड एक्स। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, ये आ जाएगा माइनस आई माइनस जे माइनस के। तो अब देखो बेटा कर्ल एफ डॉट एन निकाल ले, तो माइनस आई माइनस जे माइनस के, और एन वेक्टर मेरा ऊपर आया था अभी अभी, देख लेते हैं ऊपर क्या आया था, आई प्लस के बाय रूट 2, आई प्लस के बाय रूट 2, डॉट प्रोडक्ट ले लो ऊपर न्यूमरेटर में, तो आई वाले को आई से, जे वाले को जे से और के वाले को के से, तो ये आ गया माइनस रूट 2, ठीक है ना। कर्ल एफ डॉट एन आपका माइनस रूट 2, ये आ गया, क्लियर। अब मुझे कर्ल एफ डॉट एन डी एस चाहिए। तो देखो बेटा मेरा सरफेस था, माई सरफेस वॉज ऑन दिस प्लेन की इक्वेशन ली थी ना हमने, x प्लस जेड इक्वल टू ए है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ z इक्वल टू ए माइनस एक्स, क्योंकि ds निकालने के लिए आई नीड टू एक्सप्रेस इट एज z इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो ds क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई होल स्क्वायर इट्स अंडर रूट डी एक्स डी वाई। वैल्यू डाल दो बेटा, 1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स करेंगे तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 0, डी एक्स डी वाई, रूट 2 डी एक्स डी वाई आ गया, ठीक है। तो कर्ल एफ डॉट एन इंटू डी एस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरा बेटा, देखो कर्ल एफ डॉट एन आया मेरा माइनस रूट 2 और डी एस आया रूट 2 डी एक्स डी वाई। तो बेटा ये किसके बराबर आ गया, -2 डी एक्स डी वाई और डी ओवर डी, वेयर डी क्या चीज़ होगी आपकी, वेयर डी इज द, अब दूसरा कर्व क्या गिवन था आपको बेटा, देखो प्रोजेक्शन, सॉरी डी दे रखा है आपको, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ना, एक मिनट देखो, डी दे रखा है कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स प्लस जेड इक्वल टू ए, यही दे रखा है ना आपको सरफेस पूरा, सॉरी डी नहीं एस यूज किया हुआ है हमने, ठीक, राइट। अच्छा ये देखो बेटा ये किसके बराबर है, एक बारी एक्सप्रेशन ऊपर वाली, ये सरफेस इंटीग्रल इस तरीके का क्या होता है आपका एरिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, एरिया ऑफ द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, यही आपका स्फीयर एंड प्लेन, जो भी आपको स्फीयर और प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। तो हम पहले इनका इंटरसेक्शन वो निकाल लें जरा। तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड की जगह डाल दिया मैंने ए माइनस एक्स, ठीक है। सॉल्व करके देखें जरा कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स आ जाएगा, तो
ये बना 2x² प्लस, नहीं सॉरी -2ax पहले लिख लेते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी x में, प्लस y² और ये a² और a² कट गए, ठीक है। तो इसमें से 2 कॉमन निकाला तो x² माइनस ax प्लस y² इक्वल टू 0। बेटा अंदर x की क्वाड्रेटिक कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर देखो, x का कोफिशिएंट a है, a का आधा किया तो a/2 आ गया, तो उसका स्क्वायर भी कर दिया, ऐड भी कर दिया, माइनस भी कर दिया, ठीक है, ये आ जाएगा। सो दिस इज x माइनस a/2 होल स्क्वायर, ठीक है। और -a²/4 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया -a²/2 प्लस y² इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा मेरा x माइनस a/2 होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस y² इक्वल टू a²/2। तो ये किसकी एलिप्स की इक्वेशन आ गई है ना। इसका मतलब इनका कर्व ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये देखो, मैं a²/2 से डिवाइड कर देती हूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस 2 को भी नीचे उतार लो क्योंकि आपको पता है ऊपर हमेशा x² टाइप एक्सप्रेशन रखनी है। तो ये a²/4 प्लस y² a²/2 इक्वल टू 1। इट इज एन इलिप्स, इट इज एन इलिप्स, ठीक है, राइट। तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई इंटू x²/a² है तो उसका a, तो यानी कि a/2 हो गया, और दूसरा b, तो b कितना है मेरा a/√2। ध्यान से देखिए, यहाँ से ये किसका स्क्वायर है, a/2 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये किसका स्क्वायर है, a/√2 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा यहाँ से एक पाई ab होता है ना एरिया ऑफ इलिप्स, तो ये आ गया, तो पाई a²/2√2 आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू बेटा सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, ये जो है आपका, इसको डबल स्टार मान लेते हैं, डबल स्टार में डाल दो, ठीक है। तो आपके पास फ्रॉम डबल स्टार मेरा क्या आ जाएगा, कर्ल f.n इंटू ds किसके बराबर आ गया, मेरा -2 बाहर था और जो एरिया आया पाई a²/2√2 आ गया, तो 2 से 2 कट गया तो माइनस पाई a²/√2 आ गया, ठीक है बेटा। दिस इम्प्लाइज जो मेरा गिवन क्वेश्चन में था लाइन इंटेग्रल, ठीक है, वो मैंने स्टोक्स थ्योरम से निकाल लिया, दैट इज कमिंग आउट टू बी माइनस पाई a²/√2, ठीक है, बाय स्टोक्स थ्योरम, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से भी बेटा मैं लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए सरफेस इंटीग्रल का इस्तेमाल कर लूँ या सरफेस इंटीग्रल के लिए लाइन इंटीग्रल का इस्तेमाल कर लूँ। तो ये दिस इज हाउ स्टोक्स थ्योरम इज बीइंग अप्लाइड, ठीक है बच्चों। मैंने हर तरीके का एक एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है। अब आप कोई क्वेश्चन ट्राई करेंगे बुक से तो आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।